अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। हुकूमती जमात बिलाखिर नेशनल डायलॉग के हक में बयानात देना शुरू हो गई, जबकि दूसरी जानिब पीडीएम में शामिल 3 अहम जमातों के आपस में इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। इस बार पीडीएम की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली JUI फे नाराज मौलाना फजल रहमान ने लाड़काना जलसे में शिरकत क्यों ना की, जबकि आसिफ अली ज़रदारी के अचानक से मंजर आम पर आते ही इमरान खान को घर भिजवाने का चैलेंज। सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग का मसला संगीन तर होता जा रहा है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत समेत बिजली भी महंगी हो गई है। मगर वजीर आजम इमरान खान तवानाई के शोबे में हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है। क्या अभी वजीर आजम को गलत अदादो शुमार पेश किए जा रहे हैं? तवानाई के हवाले से इजलास में जो ब्रीफिंग हुई है वो डिटेल से आपको प्रोग्राम में बताएंगे। लास्टली, विफाकी हुकूमत के खिलाफ मफादात के टकराव का मुबैना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। हाल ही में तैनात होने वाले चेयरमैन PTV नईम बुखारी समेत विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। नईम बुखारी की नई पॉलिसी 7 से 11 तक PTV पर कोई भी सियासी प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे कर। बिलाखिर नेशनल डायलॉग की बात हुकूमत की जानिब से भी हो रही है। कल का गड़ी खुदा बख्श में जो हुई है बेनज़ीर शहीद की बरसी पर जो भी खिताब भी किया आसिफ अली ज़रदारी ने, वो भी काफ़ी उन्होंने तनकीद की है। मरियम काफ़ी सख्त नजर आई हैं। किस तरह से आप उस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? मेरे लिए तो ये जो ऑप्टिक्स थे ना, इसके ये जो उसके विजुअल्स थे, उसको एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को ये जो क्लास साहब की टर्म है ना, गजनी सिंड्रोम, ये भूल जाता है। हम क्या करें, हमें 30-35 साल से हमने वो बड़ी क्लोज क्वार्टर से देखा है। हर डिसोल्यूशन में हम गुलाम सागा की टेबल के नीचे बैठे हुए हैं, हमारे सामने ये 90s और फिर उसके बाद 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो उसको एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। वो जब मरियम बीबी ये कहती हैं कि मेरी और जो है बिलावल की बेनज़ीर की एक ही स्ट्रगल थी, मैं भी अपने बाप के लिए लड़ रही हूँ और बेनज़ीर भी जो थी वो भुट्टो साहब के लिए, अपने बाप के लिए लड़ रही थी। अब भुट्टो साहब का नवाज शरीफ से पहले बात तो है कि कंपैरिजन करना बड़ी ज्यादती है कि भुट्टो साहब ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, फांसी पे चढ़ गए और आज तक जो है ना, अभी देखें 50 साल हो गए हैं मगर लोग इस बात को नहीं भूले। यहाँ आप करप्शन के मुकदमात में जो है आप नाअहल होते हैं और उसके बाद फिर आप दौड़ जाते हैं बाहर। अब यहाँ खड़े नहीं होते, यहाँ आ भी नहीं रहे हैं, बच्चे भी बाहर रखे हुए हैं, एक आधी बच्ची के अलावा बाहर जा चुके हुए हैं। और भुट्टो साहब के साथ कंपैरिजन करना नवाज शरीफ का, एक तो एक मेरे लिए जो हम हालांकि पीपल्स पार्टी बड़ी तनकीद भी करते रहे, मैं भुट्टो साहब का एक उन्होंने अपने आप को जान की बाजी दे के जो है वो एक और मुकाम है। उसके बाद मरियम बीबी का अपने आप को बेनज़ीर से भी कंपैरिजन करना, ये भी बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जी यार बिलावल बैठे देख रहे हैं। और मैं तो इमेजिन कर रहा था कि वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी का वर्कर जो हमेशा हर साल आता है बीबी की शहादत पे, वहाँ पे बरसी के ऊपर आता है, और वो तमाम लोग जो पंजाब में, सिंध में ख़ास तौर पे जो देख रहे होंगे, जो 40-50 साल से नवाज शरीफ साहब ने बीबी के बरसी के ऊपर वो आई हुई थी और वो उनको याद है कि क्या क्या गालियाँ नवाज शरीफ साहब ने ली थी, गालियाँ और क्या क्या पोस्टर नहीं चलाए और क्या क्या वहाँ पे वो नहीं हुआ। तो वो कैसे इस सारे चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसको उसके लिए क्या है, किस तरह है देखना है इसको कि एकदम कि जी कहने को कहें जी बड़ी अच्छी बात है ना, देखें वो क्योंकि अब इकट्ठे हो गए हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी आया था, तो अब देखें ना मुश्तरका उसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी फिर भी जो इक़दार डाली गई थी बड़ी अच्छी थी। यहाँ क्या है, एकदम से यहाँ माहौल बना दिया गया है कि पूरा तबका है मार्केट में लॉन्च हो गया है, उस कानी से लेके और नजम सेठी और एक पूरी एक चमचों की एक लाइन लग गई है, जिन्होंने वो ये दे दिया कि ये पाकिस्तान में ये इनकलाब फ्रांस के बाद यही एक वाक़या था, देखे जमहूरी क़ुव्वतें मिल के जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। बिल्कुल हम भी इस्टेब्लिशमेंट की जो ओवर रीच है, जो सियासत के अंदर नमक और दखल है, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है और बात भी करते हैं सारे।
मगर ये कह देना कि 40-50 साल का वो हम भूल जाएं, वो तमाम वाक़यात एक दूसरे के साथ जो करते रहे या जो इनका माजी रहा हुआ है, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। वो आपने, मैं देख रहा था नजम सेठी साहब का आपने ट्वीट एक किया हुआ था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्विटर पे जो है ना, वो आजकल इनकलाब के वो बहुत बड़े दाई हैं, तो उन्होंने ये लिखा हुआ था बीबी के मुतल्लिक के बड़े अच्छे अल्फाज में कि मेरा उनका कितना ताल्लुक था और कितना वो था। मैं वो वाक़यात कभी तफसील से बता दूंगा। उन्होंने हल्का सा इशारा दिया वो जहाज़ के अंदर जो तस्वीर है कि उस जहाज़ में बीबी ने इनको क्या कहा था, वो छोड़ दें। अभी मैं सोशल मीडिया पे और भी BBC के इंटरव्यू देख रहा था, वो है इन्होंने जो वाक़या याद दिलाया कि जनाब वो आपको भूल गया शायद है या लोगों को भूल गया है, तो वो जब बीबी की सेकंड गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी तो उस वक्त जो जिन्होंने उसके साथ फारूक लगारी के साथ मिलकर डिज़ोल्व की थी और उसकी कैबिनेट के जो मेंबर बने थे वो नजम सेठी साहब आप नहीं थे। इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। और ये किस तरह कर लेते हैं आप ये कि एकदम से बीबी की सेकंड गवर्नमेंट डिज़ोल्व करवाने में भी शामिल रहे और उसके बाद अब आप नोहा भी आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं और उस पे जरदारी पे केसेस बनवाने में यही थे, केस ही बनवाने जो मैं मजीद उसमें, क्योंकि ट्विटर पे तो नहीं ऐड किया जा सकता, तो मैं मजीद ये कर दूं क्योंकि मैं तो हर शाम को हम इकट्ठे ही सारे दोस्त होते थे तो मुझे तो पूरी तफसील याद है। लोगों को जो भूल गया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो ये अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का जो नारे का जो है 60 में हुआ है, मैं 1990s में जो एहतसाब का जार बनाया गया था ना, ज़ारे एहतसाब, सबसे पहले वो नजम सेठी साहब थे। फारूक लगारी की कैबिनेट में इनके पास जो पोर्टफोलियो था वो एहतसाब का था और ये उस पावर को इतना एंजॉय करते थे, इतना एंजॉय करते थे कि ये उस ग्रुप में थे उस कैबिनेट की जो कि फारूक लगारी को दिन रात ये कहते थे कि इस मुल्क में एहतसाब के बगैर कुछ नहीं हो सकता और 2 साल के लिए हमें ये गवर्नमेंट चलानी है, इलेक्शन ना करवाना। ये आबदा बीबी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं और बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। शफकत महमूद साहब भी जिंदा हैं। ये सारे गवाह हैं कि एक ग्रुप था जो कि कहता था कि नहीं हम 3 महीने के लिए जो करनी थी बीबी की गवर्नमेंट आपने डिसॉल्व कर दी है, अब मूव ऑन, बस इलेक्शन करवाया जाए। तो ये कहते थे, ये फारूक लगारी के पीछे पड़ जाते थे कि नहीं 2 साल 2 साल 2 साल, और वो फारूक लगारी साहब वो उनकी हिम्मत नहीं हुई 2 साल एक्सटेंड करने की, तो इसलिए 2 साल नहीं किया। तो अब इतनी बेशर्मी के साथ उन्होंने वो सारा चैप्टर वो भूल गया। फिर उनकी नवाज शरीफ के साथ जो लड़ाइयाँ रहीं और जो नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक कहते रहे और जो साहब के हवाले से जो उनका स्टांस रहा है, एकदम से वो लगता है कि बस ये इनकलाब का सहारे का ठेकेदारी जो है ना इन्होंने ले ली है। तो वो थोड़ा सा बीच में से ना हिस्ट्री गायब हो गई है। तो वो मेरे जैसे आदमी के लिए या और भी मैं समझता हूँ बेताशा ऐसे होंगे जिनको हिस्ट्री का थोड़ा सा याद है, वो चैप्टर्स वो एब्जॉर्ब करना मुश्किल है। मैं लास्टली इसकी थोड़ी सी एक तो ये इखलाकी पहलू आ जाता है ना कि ये किस तरह कर पा रहे हैं। मैं इसकी अमली सियासत पे कि इसका अमली तौर पे क्या असर पड़ेगा कि वो लोग जो कि 30-40 साल से पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो जो देख रहा है उसको इस चीज़ पे कि नवाज शरीफ मेन राइवल रहा हुआ है, बीबी के सारी मुखालफत इन्होंने की, क्या क्या कुछ नहीं किया, और ये ज़ियाउल हक के बेनिफिशरी और भुट्टो साहब की फांसी के भी बेनिफिशरी ये रहे हुए हैं। तो वो कैसे इसको देख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग के उसमें पंजाब के अंदर पहले ही पीपल्स पार्टी फारिग हो गई भी है। पीपल्स पार्टी का वो वर्कर जो 40-50 साल से नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो कि जिसकी ग्रूमिंग की गई हुई है, वो रहा साहब ही वो जो 200-400 2000 4000 अक्सर की ज़मानतें लास्ट इलेक्शन में वो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की हुई हैं, वो भी गया, वो मर जाएगा, नवाज शरीफ को वोट नहीं देगा इस तरीके से। और सिंध का भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि वर्कर इस सारी बरसी के उस पर बेनज़ीर का सारा जो औरा है उस पर कैसे इसका असर पड़ेगा। मगर इसका थोड़ा सा इशारा मैंने देखा है वो आसिफ जरदारी साहब ने दिया है। उन्होंने कहा जनाब ठीक है ये सारा कुछ करेंगे मगर अपनी अपनी लाया मल सारा रखें थोड़ा सा। उनकी स्टेटमेंट बाद में देखें। क्लास साहब से पहले व्यू ले लें। क्लास साहब आपको क्या लग रहा है, कल बिलावल ने भी बोला है, हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि 31 जनवरी तक आप लोग अपने इस्तीफे दे दें, क्या इससे मरियम का इत्तेमाद बढ़ेगा? आमिर साहब ने जो थोड़ा सा माजी के कुछ वूंड्स इन्होंने बताए हैं वो तो अपनी जगह पे। आप ज़रा इसमें एक और चीज़ देखें, हमें तो चलो दुख है आमिर साहब जैसे बता रहे हैं, आम आदमी को जो इन चीज़ों को जानता है कि बीबी ने कैसे सफ़र किया, पीपल्स पार्टी पे क्या हुआ या एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे,
अब ये देखें कि पीपल्स पार्टी के जिनके बारे में ये सब कुछ कहा कि उन्हें कुछ इस पे तकलीफ नहीं है। ना बिलावल भुट्टो साहब को कोई प्रॉब्लम है कि मेरी माँ के बारे में क्या गुफ्तगू हो रहे थे, ना पीपल्स पार्टी के जियाले को है, ना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को है। तो मुझे समझ नहीं आई ये कैसे कर लेते हैं लोग। मतलब हम तो देहाती लोग हैं, कोई हमें गाली दे जाए, ईमानदारी की बात बताए, हम तो अगले 100 साल उस बंदे के ना घर जाते हैं, ना अपने घर आने देते हैं, ना उसका कहीं पे मुंह देखते हैं। इन्होंने गालियों से आगे नेक्स्ट लेवल गए हैं। मुझे समझ नहीं आती कौन सा इनके अंदर ऐसा एक जज्बा है, कोई ऐसी फीलिंग है कि पॉलिटिक्स आपको कितना बेरहम कर देती है, थिक स्किन कर देती है, दूसरे लफ्ज़ों में माजरत के साथ डीट कर देती है कि आपको गाली कुछ नहीं लगती, कोई माँ की गाली दे जाए, कोई बाप की दे जाए। ये तो फिर ये पता चलता है ये तो पसमानदा लोगों के मसाइल हैं, हमारे जैसे लोगों के मसले हैं। कोई आपको माँ बहन की गाली दे जाए, कोई आपकी फैमिली की आपकी करेक्टर असैसिनेशन कर जाए तो हम दुश्मन पाल के बैठ जाते हैं। ये बड़ी क्लास के तो मसाइल ही नहीं है कि हमारे बाप के बारे में क्या कहा, माँ के बारे में क्या कहा, फलां के बारे में। आप उनको दाद दें जरा उनको। ये भी की बात है, यही उस पे आपको याद होगा इलेक्शन हुए थे इसके AJK के, उसमें ये मोदी का यार एक गद्दार वाला नारा जो है ये इन्होंने लगाया था, बिलावल ने लगाया था इमरान इसके खिलाफ, ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये लगाते रहे हैं। और इनकी बहुत सारी तकरीरें हैं। दाद देनी चाहिए कि किस तरीके से ये दोनों लोग जो हैं एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट किए हैं। ये आपको याद होगा ये उसका मौलवी नवाज शरीफ है, ये जनरल जिया का बेटा है, ये फलां का है, ये सारी बातें हमने सुनी हुई हैं। आमिर साहब को तकलीफ हो रही है, हो सकता है बहुत सारे और लोगों को तकलीफ हो रही है, और जिनके घर का मसला है, जिनके घर में ये कुछ हुआ है, जो उस वक्त जिन्होंने फांसियां लगवाई, जिन्होंने उनकी फांसी को कैश करवाया, और आज वो कह रहे हैं कि जनाब के ये मरियम कह रही थी कि ये हो गए भुट्टो साहब भी शहीद हो गए, बेनजीर भुट्टो भी शहीद हो गई, और वो भी उनके बकौल उस वक्त फौज से लड़ रही थी जिस फौज के साथ ये लोग सारे बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठे थे। और कौम को दाद दें। मैं जियालों को दाद देना चाहता हूँ सर जी, छोड़ दें जियालों को दाद दें कि जियालों को भी कोई मसला नहीं है। ये वो दुख है इस मुल्क का कि आपने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतना करप्ट कर दिया है अपने वर्कर को। माजरत के साथ में माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, बड़े जज्बाती लोग हैं सारे, कि कोई फ़र्क रहने नहीं दिया इन्होंने, कोई आइडियोलॉजी रहने नहीं दी, कुछ बच नहीं गया कि कल को ये लोग वोट डालने जाए। मतलब अब अगर 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे आके सपोज करते कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी एकदम गायब हो गए भाई, 2023 का इलेक्शन होने इमरान खान साहब बिल्कुल कहीं से गायब हो गए, वो भी गायब है, पार्टी भी गायब है, इन दोनों पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है। जरा आप उसके बाद इमेजिन करें एक दूसरे के बारे में क्या कहेंगे ये, और एक दूसरे की कारकर्दगी के बारे में, एक दूसरे के खानदान के बारे में ये क्या कहेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान मुझे नजर आ रहा है कि पोलिटिकल आइडियोलॉजी की डेथ हुई है, महज पावर के लिए, महज पैसे के लिए, और उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं रह गए। कोई हमारे सहाफ़ियों में कुछ लोग होते थे बड़े बड़े, मैं आपको पता ब्रेक में कुछ कह रहा था, वहाँ पे बैठे प्रोग्राम में कह रहा है, बड़े बड़े बिग गन्स है जिनको हम आइडियलाइज करते थे, रोमांटिसाइज करते थे सहाफत में कि यार ये वो लोग हैं जिनको हम ये पढ़ के या जिनको फॉलो करके तो हम गुमराह हुए हैं कि जनाब कि आपकी पावरफुल लोग जो होते हैं, आपका जर्नलिस्ट जो होते हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा होता है, हुकूमतों के या स्टेटस को के अगेंस्ट उसने खड़ा होकर जर्नलिज्म करनी होती है, लोगों के लिए फेवर करने को। मैं इतने बड़े बड़े नाम देखता हूँ आजकल ट्विटर पे देखता हूँ लिखने पढ़ने में कि मैं खुद उस पर क्या कहते चकरा सा रह गया हूँ कि यार शायद हम गलत हैं, या किसी स्टेज पे एज पे जैसे उन्होंने उनका नजम सेठी साहब का नाम लिया, सेठी साहब आज कह रहे हैं बीबी आपको हम आपको ये बड़ा मिस करते हैं, और बीबी की हुकूमत तोड़वाने वाले आप थे, बीबी के खिलाफ साजिशें करने वाले आप थे। और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो बीच में एक मुशर्रफ साहब का भी दौर आया था, और मुशर्रफ साहब के वो जो सहमा के जो डिनर पे वो जो उनको चीफ गेस्ट बनाया जाता था, पूरी सहाफ़ियों की जो है ना वो एक जनरेशन को हाँक के वो सदर पे ले जाते थे, और उसकी इनलाइटेंड मॉडरेशन की जो तारीफ़ें की जाती थी कि ये मसीहा आ गया है, अब बस यही है, यही पाकिस्तान को ठीक करेगा और ये करेगा। वो चैप्टर भी गायब हो गया, लोगों को वो भी भूल गया। बड़े बड़े नाम है, अब नाम लेंगे तो हमने भी इसी शहर में रहना है, अब उस पर क्या करेंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं जो हुकूमतें तोड़वाते रहे हैं, जो हुकूमतों में बैठ के इसी तरीके से साजिशें करते रहे। जर्नलिस्ट थे बहुत सारे, मतलब ये नहीं कि मैं बाहर की बातों कर रहा हूँ, लिखते भी थे, बैठते भी थे, जब दिल चाह हुकूमत में शामिल हो गए, जब दिल चाह बाहर निकल आए, जब उनका दिल, आजकल उनका पता ही है कि एक नया नारा ईजाद हो गया, वो कहते हम तरीक के उस पे खड़े, राइट साइड पे खड़े हो। जरा ये उनके जरा कुलिया देखें, ये 6 महीने साल पहले ये नवाज शरीफ इनकी इंक्वायरियां करवा रहा था, इंक्वायरी जो हो रही थी जब ये डान लीक सही थी, उस तमाम तबके की जो आज कहते हैं हम तरीक के ठीक साइड पे खड़े, ब्रिगेडियर से 2 ब्रिगेडियर से जो इंक्वायरियां करवाई, बड़े बड़े सहाफ़ियों की, बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिटिशियंस की, बड़े बड़े वजीरों की, जो आज हमें समझाते हैं हम तरीक की ठीक साइड पे खड़े। मैं ये 2 साल पहले तो नवाज शरीफ साहब ने आपको वहाँ पे बिठा दिया था उनके ब्रिगेडियर्स के सामने वहाँ पे कि बैठे और इनको जवाब दया करें। 3-3, 4-4 घंटे आपके इंटरव्यूज करवाए थे नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद उन्होंने आपको लम्हा पा लिया तो जनाब इसको भी निकालें, उसको भी निकालें, आपने आके 15-20 लोग वहां से निकाले। सो दाद देता हूँ सर, जिस कौम को मैं देता हूँ कि ऐसे हम वो हो चुके हैं, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। आमिर साहब जब चाहे हम आके
उसके उसके कहते हैं राइट साइड ऑफ हिस्ट्री आ जाते हैं। जब चाहे हम आके हीरो बन जाते हैं, जब चाहे हम हमारी बागी अपनी बन घर जाते की हैं, हिस्ट्री इनकलाबी है, जिधर मर्जी उसको लेफ्ट पे कर ले, राइट कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आमिर साहब, मौलाना नहीं थे वहां पे मौजूद, तो क्या इसका कोई असर हो सकता है? वो एग्जैक्टली जो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये पीटीएम जो है ख़ास तौर पे इनसे एक फाश गलती हो गई हुई है रेजिग्नेशंस वाली। ये इसके अगर ये इन्होंने इसके साथ वो किया, अब पीपल्स पार्टी से तो क्लियरली इंडिकेशन आ रही है ना कि वो इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर ये कुछ इस तरह की उसमें जाएंगे तो नवाज लीग भी टूटेगी और पीटीएम भी टूटेगी। तो ये अब देखें ना, ये अमली जो सियासत की मैं कह रहा था पेचीदगियाँ आगे आ रही हैं। लाड़काना में वो सबको पता है कि वहाँ पे एक जेयूआई का इलेक्शन नहीं जीते, मगर एक हमेशा से एक साइजेबल वहाँ पे एक वोट बैंक रहा हुआ है कि वो खालिद सुमरो साहब वो होते थे, वो हमेशा लड़ते थे, तो वो मौजूद थे। ये साहबजादे जो है उनके राशिद सुमरो साहब हैं, वहाँ पे वो अच्छा खासा जलसा करते हैं। और उनकी सिंध के अंदर जेयूआई के जो जत्थे आते हैं, इलेक्शन की कोई सीट वीट नहीं आती, मगर एक मुनासिब साइज में बड़ा जलसा करता है। तो वो लोकल सियासत की यही पेचीदगी आ जाती है, क्योंकि नज़रिया इकट्ठा नहीं है इन सब की जो है ना कॉम्प्लिकेशन। ये मौलाना साहब को ये वाली प्रॉब्लम आ गई, तो किसी को कोयटा की अपनी कॉम्प्लिकेशन आती है, लाहौर की अपनी आती है, पेशावर की अपनी जाती है। तो क्योंकि इनका वो सिर्फ और सिर्फ पावर और सर्वाइवल जो है ना, ये अकाउंटेबिलिटी से बचना, ये तीन बुनियादी नज़रिया है। तो उसकी वजह से जब ये आप जाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम होगी। मैं चाह रहा हूँ आप आसिफ जरदारी साहब का वो क्लिप जो बनाया हुआ है वो दिखा दें। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसके हवाले से। बीबी की बरसी के मौके पर आसिफ जरदारी ने क्या कहा, जरा सुने। आमिर साहब, ये एज्यूम कर लेंगे जरदारी साहब इस्तीफे के खिलाफ है? वो जो है ना, वो 10 स्पोक दी प्रॉफिट, ये सियासत के पैगंबर जो है ना, ये ऊपर से आ रहे थे। बुनियादी तौर पे वो 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने जो उसकी लीडरशिप पकड़ ली है ना, ये उनकी नहीं, ये मैं हूँ लीडर, ये मैं हूँ। ये तो उनको उन्होंने एक किस्म का ना, ये मैं कह रहा हूँ ना, इंटरनल जो उनके तजादात जो है ना अंदरूनी, ये उसकी निशानी हमें ना बताएं क्या करना है। वो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा। ये नवाज शरीफ साहब तो खुद दौड़ भी गए हैं, इन्होंने क्या करना है पहले भी ये दौड़ गए थे। तो मुशर्रफ का सारा क्रेडिट भी एक तो उन्होंने ले लिया है। अब उसमें मुझे टोटली वो भूल गए हैं। अगेन हम तो नहीं भूले कि ये जो जुडिशरी की थी, बाल इसमें एक एतजाज हसन साहब के नामी भी आदमी होते थे, इसमें सहाफ़ियों की एक मूवमेंट थी, एक वकीलों की मूवमेंट थी, फिर जो मुशर्रफ को जो निकालने का सारा क्रेडिट लेते हैं। दुबई बेबी सिटिंग कर रहे थे, ये बेबी सिटिंग कर रहे थे। ये तो थे नहीं, वो तो बीबी ने बेचारी ने शहादत करके उसकी वजह से मुशर्रफ साहब कमज़ोर हुए और उसके ये वाली मूवमेंट चली। ये कहाँ थे और कहाँ नहीं, ये तो आने के बाद भी जो है ना, ये वो कह रहे हैं मैंने उसको निकाला जो है वो लाना। ये तो आखिरी वक्त में भी उसके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। वो तो ये 2-4 वाकयात हुए, उसको सारे को गोल करके मेरा तजर्बा है वो अपने आप में देखें। तजर्बा आसिफ जरदारी का ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भुट्टो साहब की पार्टी जो है, जिसको ना ज़ियाउल हक तबाह कर सका, ना इवन मुशर्रफ कुछ कर सका, इन्होंने उसको जो है ना सिंध के एक दही इलाके के तक महदूद करके रख दिया है। और वो कह रहे हैं मुझसे अमली सियासत सीखो, मैं बताऊंगा कि क्या करूँगा। ये वो ना वो अपने आप में ये बना दिया गया था कि जनाब ये व्हीलर डीलर जो है ना, अल्टीमेटली जो है ना दिमाग जो है सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ना, ये आसिफ जरदारी साहब थे। दिमाग क्या थे? झूठ, फ्रेब, यही वाली सियासत है, चलाकियाँ कि इसके साथ कुछ कहो, इसको कुछ करो, ये वाला करो जो है ना, बस ये वाली। वो कह रहे हैं कि ये जो हमने करना ना, ये आप नज़रिए शजरिए पे ना जाएं, ये वाला। वो उन्होंने अपने जो बेटे की ज़ुबान और मरियम की वो जो सारा उन्होंने बनाया हुआ था ना कि ये एक इनकलाब फ्रांस के बाद इनकलाब जारी है, उन्होंने कहा नहीं ये बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, फॉलो मी, मैं बताऊंगा, इनको डराऊंगा, इधर डील मारूंगा और इसी में से कुछ ना कुछ निकल आएगा, हम इसके साथ डील के जरिए करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मैं डील करूंगा, आप लोगों को डील नहीं बनानी आती। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो यहाँ पे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे, मुल्क में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब जो तवानाई का इजलास होता है उसमें वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं मुतमईन हूँ। क्या वजह है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं। क्लास साहब, मैं चाहूँगी आप जरदारी साहब की स्टेटमेंट पे ज़रा नज़र डालें। कहते हैं कुछ हमसे भी सीख लो, हम जेलें भर देंगे।
जेलें क्या भरने हो से रहा है? ज़्यादा, हालांकि मैं बात मैंने कुछ और करनी है, अपने सरे की भाई मुझे याद आ जाए हुए हैं तो मैं उन पे बात करनी है। जेलें भरने से याद आया, जब ये गिरफ्तार हुए थे, यहाँ पे नैब की गिरफ्तारी हुई थी, जब इन्होंने थ्रेट की थी टीवी पे, जनाब के इसकी, उन्होंने कहा चेयरमैन नैब की क्या जुर्रत है मेरे पे केसेस करे, मैं हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ। और ये कब की बात है, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। ज़रा इनकी चालाकियाँ देखें वैसे तो जनाब, इनकी गिरफ्तारी पे कहीं से चूं नहीं हुई थी। लड़काना में भी कोई 100 कोई 50 बंदा भी इकट्ठा नहीं हुआ था कि असल जरदारी साहब है ना गिरफ्तार हो गए, लीव अलोन के जनाब इनकी गिरफ्तारी पे कोई क़यामत ढा जाती, सिंध बंद हो जाता, जो कि बहुत बड़ा रोला पड़ जाता और जेलें भर जाती। तो जब खुद जेल में थे यहाँ अडियाला में, तो जनाब मैंने इस पर स्टोरी की हुई है, उस वक्त अदाकारी ये बहुत बड़ी करते। मुझे यहाँ पे कमिश्नर थे इसके इस्लामाबाद के साहब, उन्होंने मेरा आप वीलॉग देखा जिसमें मैंने बताया था कि जरदारी साहब की हालत बड़ी नाजुक है और इनके हाथ कांपते हैं, खा नहीं सकते और बड़ी इंतहाई सेलेक्टेड किस्म के फूड लेते। उनका मुझे फ़ोन है, कमिश्नर थे इस्लामाबाद के, नाम नहीं लेता, मुझे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा ये 2003-04 की बात है, मुशर्रफ दौर में, कहते मुझे भेजा गया था कि भाई साहब जाएँ, जरदारी साहब पिम्स में है तो ऑलमोस्ट बस दुआ वाला हिसाब है, तो जाएँ ज़रा चेक करके हमें मेडिकल रिपोर्ट दें। कहते मैं क्या तो जरदारी साहब की वो बुरी हालत थी। मैंने कहा जनाब कि ये तो फौरी तौर पर मैंने रिपोर्ट लिखी कि इनको शिफ्ट करें, और उसके बाद वो डील मिली 2004 में, उड़ गए, वो चले गए। कहते जनाब मैं उनको देख के आया कि जरदारी साहब अल्लाह रहम करे वाला हिसाब था, जो उनकी हालत थी, हाथ कांप रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ के जाने से पहले ये मुझे उन्होंने कमिश्नर साहब ने खुद बताया। तो कहते हैं जनाब कि उन्होंने मेरा वीलॉग देखा जिसमें मैंने सेम वही बताया कि जनाब जेल में उनकी बड़ी बुरी हालत है, और ये इस वक्त जेल वाले डर रहे हैं कि हमारे गले ना फिट हो जाए, काम सारा पहले पंजाब पे पड़ता है। लियाकत अली खान साहब के साथ भी यहीं पे उनके असैसिनेशन हुई, ये भुट्टो साहब भी यहीं पे फांसी लगे, उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा की भी यहीं असैसिनेशन हुई। तो खुदा ना खास्ता जेल में जरदारी साहब को कुछ ना हो, जेल हुकाम डरे हुए थे। मेरी 3-4 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा भैया ये हमारे खाते पड़ने वाला है, एक और शहीद तैयार है। उसके बाद हुकूमत भी डर के, उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारे गले पड़ जाएगा। उन्होंने शिफ्ट किया, जमानतें हुई जो हुई। उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि इनके हाथ जो है ना कांप रहे हैं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, हालत ठीक नहीं है। एग्जैक्ट मुझे उन्होंने कमिश्नर साहब हंसे मुझे फ़ोन करके, उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी ये 2003-04 में ये हालत देख के आया था। इसके बाद जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर गए और ऐसे आए बन ठान के सदर पाकिस्तान बने, कहीं से लगता था उनको वो है। अभी भी देखें 2-3 महीने पहले तक क्या हाल है। ये लाठी पकड़ के जब ये साहब अदालत जब जाते हैं तो वो 3 लोग पकड़ रहे होते हैं, आवाज में लर्जिश होती है, यूं करके चल रहे होते हैं। आज देखें कैसा हौसला आ गया, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ कैसे। अपोजिशन में बड़ी हो जाती है तो वो 3-4 लोग पकड़ेंगे लाठी वगैरह, वो पावर में आएंगे, बिल्कुल एक उनका डिफरेंट आ जाएगा। सो ये तो उनको दाद देने, खैर अगेन वो अल्लाह उनको सेहत दे, सेहतमंद हो गए जरदारी साहब। लास्टली मुझे अपने सराइकी भाइयों पे कल बड़ा उन पे तरस आया। अच्छा, जरदारी साहब ने कल पूरा गिनवाया कि मैंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा जी मैंने बलोचों को उनको राइट्स दिए, मैंने अचकजई को राइट्स दिए 18वीं तरमीम के बाद, मैंने पख्तूनों को उनका नाम दिया। कहीं पे जिक्र नहीं किया जहां से इनको सराइकी वोट देते हैं, 30 सीटें देते हैं पीपल्स पार्टी को। इन्होंने सराइकी सूबा देना था, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने सराइकी बैंक देना था, उनको नहीं दिया। इन्होंने पता नहीं बला 600 चीज़ें देनी थी, कहीं पे जिक्र ही नहीं किया। उनको बलोचों का जिक्र याद रहा, उनको पख्तूनों का याद रहा, उनको आइडेंटिटी याद रही, उनको अपने सिंधी भाई याद रहे। और जब भी मैं कभी कोई तनकीद करूँ तो मेरे सराइकी भाई बलोच भाई, स्पेशली डेरा गाजी खान और तौसा वाले ना मुझ पर बड़े शदीद नाराज़ हो जाते। बलोचों वाला अपना एक, आपको पता है बलोच का हमारा प्यार भी तो है ना एक दूसरे से। मैं जरा अपने बलोच भाइयों से पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी तकरीर हो रही थी, सबको राइट्स देने की उन्होंने बात की, कोई आपके सराइकियों का नाम नहीं लिया, जिनकी वजह से ये इलेक्शन से उसको जीतते हैं, सीटें लेते हैं, तो आके पावर में आके थे। तो जनाब अली आप लोगों को उन्होंने डिलीट किया हुआ है। आपको भी सिंधियों की तरह उन्होंने वो लेगेसी समझा हुआ है कि भुट्टो साहब के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इनको कुछ करें या ना करें, इन्होंने अल्टीमेट हमारे पास है। सो मैंने कहा अपने बलोच भाइयों को जरा चेजा ले लो कि हजूर कल आपके बलोच भाई ने कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया कि मैंने अपने आपके सराइकी लोगों को क्या किया। बाकी उन्होंने तमाम नेशनलिटीज जो ना उन्होंने गिनवा दी, बहुत कुछ काम करने थे। अगली दफा ये जरदारी साहब कर गुजरे वो काम सारे। आमिर साहब, मुल्क भर में इस वक्त लोड शेडिंग का मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। तवानाई के हवाले से इजलास होता है, वजीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं मैं कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। क्या स्टिल इमरान खान साहब को मिसगाइड किया जा रहा है, गलत फैक्ट्स और फिगर्स दिए जा रहे हैं? ये मैं भी देख रहा था, टिकर चल रहे थे, सुर्खियाँ, पता नहीं ये हम नॉर्मली इस तरह की मीटिंग्स का चेक कर लेते हैं, मगर आज ज़रा कुछ हालत सफ़र में थे तो नहीं चेक कर सका कि ये मेरे लिए इमेजिन करना ये हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सुर्खियाँ चल रही थी कि इत्मीनान का इजहार किया, लोग घर में चूल्हे बंद हुए हैं, हमारे घर में गैस नहीं आ रही, और आज ही बिजली के 18 पैसे शायद पैसे पर यूनिट बढ़ा दिया, वो भी बढ़ गया।
और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं बड़े इत्मीनान से हूँ, कोई बिल्कुल वो है। All और set. साथ में ये भी सुर्खियाँ चल रही थी कि नदीम बाबर साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने बताया हमने कैसी आला किस्म की टाइम के ऊपर प्रोक्योरमेंट किया और ये किया है। और फिर उमर अयूब साहब ने भी ब्रीफिंग दी, उन्होंने बताया कि हमने क्या जिद्दत कर दी है, ये कर दिया है। तो वो मैंने देखा है कि इस तरह के जब बाबू और पॉलिटिशियन जब वो प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, तो वो बड़े से बड़े Impressed हो अक्लमंद जाते आदमी जो है ना वो उस पर वो सचमुच बिलीव करने पड़ते हैं। तो इमरान खान साहब तो वो कहते रहते हैं कि वो बड़ा ये मसला है, तो वो उनका लिए आसान है। हाँ, हम सारे सहाफ़ियों की मौजूदगी में जब इनको नदीम बाबर और उमर अयूब साहब को जब सवाल किए जाते हैं, जवाब नहीं होता ना, तो उस वक्त जो है ना वो नहीं है। अगर इनके मुकाबले पे 5-10 लोग जो कि शायद खाकान अब्बासी नहीं, वो बड़ी आसान बड़ी इनको एक वो मिल गई, उसके बाद से नदीम बाबर साहब दोबारा हीरो बन गए हैं। फैक्ट जो हैं अभी भी वही है, मैं दोहरा देता हूँ। फैक्ट ये है कि इस दफ़ा आज का फैक्ट ये है कि फरवरी की जो इन्होंने ये LNG की शॉर्टेज की वजह से ना, एक तो है कि जी सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, हमारी गैस कम हो गई है, तो ये तो होना ही होना है। नहीं, ये ज़्यादातर जो लोड शेडिंग हो रही है इनकी नालायकी की वजह से हो रही है। थोड़ी होने की पॉसिबिलिटी इम्कान हो सकता था, ज़्यादा जो लोगों के इस घर में चूल्हा नहीं है और गैस नहीं आ रही है वो इनकी नालायकी की वजह से आ रही है। और ना सिर्फ ये, हमें जो कॉस्ट उसकी पड़ी है, इस फरवरी का जो टेंडर इन्होंने स्पॉट की बाइंग की है, वो आज का मैं फिगर चेक किया है, वो 23.4% ऑफ स्लोप ब्रेंट, एक ब्रेंट एक पैमाना है ब्रिटिश जो है, वो हमने जो कतर से खरीदी हुई है ना, वो 13.3% जो है ना ब्रेंट का जो रेट होता है ना, स्लोप उसे कहते हैं, उसके मुताबिक खरीदी हुई है। और इन्होंने 23 पे खरीदी है। ये बड़ा कतर की डील को बड़ा ये तनकीद का निशाना बनाते हैं और कई वाले से ठीक बनाते हैं, मगर इन्होंने 23 की खरीदी है, 23%। और अगर ये टाइम पे खरीद लेते, जो कि जब नहीं खरीदी जा रही थी, हम उस वक्त प्रोग्राम में कहते रहते खुदा के लिए आजकल खरीदो, आजकल खरीदो, तो इनको ये 10% ऑफ द स्लोप पे मिलनी थी, 10% ऑफ द स्लोप पे है। दूसरा, ये बार बार झूठ बोले जाते हैं कि जी हम पिछले साल से मुकाबला करते हैं, ये इस तरह का फ्रॉड ना करें। ये शायद खान अब्बासी के साथ चल सकता है, उनको नहीं समझ आई है कि इसका जवाब कैसे देना है। हर साल का आपने देखना होता है किस पे तेल का रेट क्या है, उसके मुताबिक होता है। ये औसत दे देना कि हमारी औसत ये थी, उनकी वो नहीं है। भाई साहब, जब उन्होंने खरीदा था तेल $75 का बैरल था, आपके होते हुए 40-45 का था, तो वो मुआवजा ना करें, वो झूठ ना बोलें। फैक्ट ये है कि आपको जो $7-8 की आपने ली है, वो आपको अगर टाइम पे करते $4 की थी। मैं ये रिपीट करता हूँ, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि 200 मिलियन, जो कि इनके अपने लोग भी मानते हैं कि 200 मिलियन तकरीबन 34-35 अरब रुपए का इन्होंने नुकसान सिर्फ ये लेट की वजह से किया है। और फिर जो है तकरीबन मैं हिसाब लगा रहा था अभी कि 50 से 80 मिलियन डॉलर, अब ये पता नहीं कितने अरबों रुपए में बनते हैं, ये हमें ऑयल और डीजल जो उसकी जगह पे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इनकी वजह से उसके अलग लगा लें तो ये अरबों का पड़ जाता है। तो ये इस पे इज़हार इत्मीनान प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा के लिए ना करें। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी बनाई हुई जो कमेटी ऑयल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने पिन पॉइंट किया है, उन्होंने लिखा है कि ठीक है ये कमेटी तो बना दी है टालने के लिए, शायद मुझे भी अब लगता है शफकत महमूद साहब की और असद उमर की और शीरी मजारी की, उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर अ स्टार्ट ये जो सेक्रेटरी साहब हैं इनको तो फिल 4 फारग करें, उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ है। मगर सेक्रेटरी साहब जो है ना उनको कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि आज़म खान के वो इलाके के होम टाउन मर्दान के भी हैं, शायद दूर नज़दीक की कहीं रिश्तेदारी भी होगी, और वो कोई हाथ बंधे हुए हैं जो है ना उसी तार के लौंडे से रोज़ ब्रीफिंग ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग किन से ले रहे हैं? जो सारी चीज़ों के वो हैं, और फिर सारे मिलके ताली बजाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, तो लो बस फिर अगे तेरे पाग लचिए। इसी के ऊपर मैं क्लास साहब से ब्रेक के बाद कमेंट लूंगा। क्लास साहब मुतमईन हैं, और इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे तो चेयरमैन नए तैनात होने वाले चेयरमैन PTV हैं नईम बुखारी साहब, वो ही कहते हैं कि 7 से 11 बजे तक PTV पर कोई सियासी टॉक शो नहीं होगा। इसकी क्या वजह है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात हो रही है मुल्क में पैदा होने वाले शदीद तवानाई के बहरान पर। क्लास साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं? आमिर साहब ने अभी जो उस पर बात की है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनता है कि जैसे ये पीडीएम का लाहौर का जलसा ये फ्लॉप हुआ ना, उसके बाद हुकूमत खड़ी हो गई है, तो सेम यहाँ पे शाहिद खकान अब्बासी साहब जो फ्लॉप हुए नदीम बाबर साहब के अगेंस्ट, तो वो खड़े हो गए हैं। अब नदीम बाबर साहब जो भी कहेंगे वो बिल्कुल उसको आसमानी, आप पत्थर पे लकीर, बिल्कुल पत्थर पे लकीर समझे। हमारा पहलवान जीत गया है और टीवी पे जीते, और हमारे जैसे लोगों ने भी तारीफ किया जी पहलवान वाकई जीत गया है। और इसमें आप कह सकते नदीम बाबर से ज्यादा शाहिद खकान अब्बासी साहब की नलायकी और उन पे जो इल्जाम थे उनका ज्यादा रोल है, क्योंकि मसूफ तैयारी करके जाते नहीं, अपने आप को खुद मेरी तरफ बहुत बड़ा अक्ल कुल समझते हैं कि मैंने जो कह दिया टीवी पे, किसकी मजाल है मुझे आगे से कन्फ्रंट करे, जुरत करे। और क्योंकि एंकर्स को वो डील करते थे इसी तरीके से, आते जाते छितर चपेड़े मार लेते थे और किसी को आगे से पता नहीं होता था। उन्होंने कहा नदीम बाबर साहब को मैं रगड़ दूंगा, ऐसे रगड़ दूंगा, वो कैसे, वो तैयारी करके बैठे थे, इसी फील्ड के बंदे हैं। सो उसके बाद वो एक्सपोज हुए तो नदीम बाबर साहब की बल्ले बल्ले हो गई। फिर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो कहानी सुना है वो तो सुनना चाहेंगे। आमिर साहब ने भी बात की $200 मिलियन की। अब ये वो पंजाबी में कहते हैं थोड़ा सा वो नहीं होता चूंगा, वो होते ना जाए ना जरा उस पे आप चूंगा जाए ना उस पे दुकान पे। मुझे याद है खुद मैं ये गांव में सब्जी लेने मुझे माँ भेजती थी, अम्मा भेजती थी, तो सब्जी वाला बेचारा मिर्चियाँ और ये आपकी अच्छे जमाने धनिया शनिया वैसे डाल देते होते, मुफ्त में झोंगे में मिल जाते थे। तो यहाँ पे ये तो सर जी ये झोंका है $200 मिलियन का। इस हुकूमत के काम देखें, 1 साल पहले तक, हम बार बार रिपीट करते गजनी गाँव में, 1 साल पहले तक इन्होंने यहाँ पे चीनी वाफर थी, इस मुल्क में गंदम वाफर थी, इस मुल्क में और दीगर में काटन को अगर साथ मिला लें कुछ अर्सा पहले तक, इन्होंने $3 बिलियन तकरीबन, अभी तक एस्टिमेट नहीं है, इन्होंने 24 लाख टन तो गंदम ये मंगवा चुके हैं जो बहर भेजी थी। ये चीनी जो इनके पास बड़ी वाफर इसमें मिकदार में पड़ी थी वो मंगवा चुके हैं। $3 अरब तकरीबन, मैं उस एस्टिमेट दे रहा हूँ, ये $3 अरब तो वहां नुकसान कर चुके हैं आपका सर। आप $200 मिलियन पे फंस गए हैं जनाब के। $200 मिलियन जो आपका बनता है तकरीबन मेरा ख्याल है ये वो तो एक $20 करोड़ चंक है, वो वरना तो ऑयल सेक्टर में बिलियंस हैं। सो इमरान खान साहब को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनाब कितने $मिलियन का नुकसान। और जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता वो आज तक भी कहते हैं कि नदीम बाबर ने कह दिया कि जीएडीसी का इत्मीनान किया कि 400, खान साहब तो ये कहते हैं कि 400 बिलियन का जो हमने केस जीता कोर्ट से, बेहतर होता हम हार जाते। जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को यह बता दिया जाए, कन्विंस कर दिया जाए कि आपकी मॉरल विक्ट्री कोई नहीं है, इंटेग्रिटी कोई नहीं है, आपका मैसेज काउंट नहीं करता, कि सुप्रीम कोर्ट में हार जाते, अगेन ताकि नदीम बाबर के पैसे बच जाते, 2-4 ATMs हैं कोई उनके पैसे बच जाते, और ये 2-4 सहाफ़ी जरा हम इनको खराब करते। ये हमारे उसमें जिद में हो रहा था, ये 2-4 सहाफ़ी जो हमें आके उस वक्त उल्टी पट्टी पढ़ा रहे थे कि नहीं जनाब आप इनको 200 अरब इनको माफ, इनको मत करें, जरा हम आके इनको भी बता देगा तुम लोग कितने गलत थे। सो हमें गलत साबित करने के लिए इमरान खान साहब और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट से केस हारने को तैयार थे। क्यों? आमिर मतीन, वही जीएडीसी का आमिर मतीन, रऊफ, अरशद मालिक एंड कंपनी जो है ना, इधर इनको शर्मिंदा करेंगे और इनके पीछे अपने ट्रोल छोड़ेंगे और इनको गालियां दिलवाएंगे। और मुमकिन था, मैं लास्ट वर्ड कहूं, कि ये सदारती ऑर्डिनेंस भी ले आते कि इन 3-4 लोगों की पाकिस्तान की शरीयत इनकी बिल्कुल खत्म की जाती है। आ सकता है। मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं कि कमाल है इनके इस्लाम है, इनके स्पिन डॉक्टर्स को, कि वो ये इस तरह की सुर्खियां सेल कर रहे हैं कि ये लिखो कि उन्होंने इज़हार इत्मीनान किया। हालांकि अगर ये अक्लमंद होते तो ये कहते कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सा गुस्से में है, परेशान है, सीख पाए कि ये एनर्जी लोगों के पास गैस नहीं आ रही, वो कह रहे नहीं, उन्होंने इज़हार इत्मीनान किया। हमारे घरों में नहीं आती, घरों में आती है। और अगला लास्टली दूसरी लोड शेडिंग की बिजली वगैरह की चल रही है, साथ बिजली के रेट भी बढ़ाते जा रहे हैं ताकि वो जो आपका रेवेन्यू है ना वो कम ना हो, बिजली घरों में आए ना आए, जितनी देर आप इस्तेमाल करते उसका रेट भी बढ़ाते रहे इन्होंने। खैर इस पे बात करेंगे। अगली एक आमिर साहब एक और स्टोरी है जरा बड़ी मजे की, हम पीटीवी पे हम ये फॉलो करते रहे कि यहाँ पे नईम बुखारी साहब जो है ना सर, नईम बुखारी साहब की अगेन जब तक बंदा वो कहते हैं ना पूरा सामने ना हो, किसी के बारे में कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर कोर्ट है, कोई साहब चुप करके बैठे थे तो उन्हें किसी ने कहा भाई साहब आप जरा गुफ्तगू करें तो आपके बारे में पता चले ना कि आप क्या हैं। जब तक हम गुफ्तगू नहीं करें तो लोग हमें जज नहीं कर सकते। तो उनके बारे में अगेन अब कैसा हमारी राय हमेशा अच्छी रही है लिबरल मॉडरेट के तौर पर। अच्छा सारी उम्र उन्होंने सरकारी कोई वो ही किए हैं, कोई बड़े केसेस उनके उस पर थे नहीं, नैब के प्रोसिक्यूटर ही रहे थे। तो फातेह पनामा है। अब ये पनामा में बहुत सारे फैक्टर थे वो, लेकिन साफ जरा क्रेडिट उनके सर पे बैठना था। अब वो जो बात करें जनाब उनका बिल्कुल उनकी बात मानी जाएगी, उसके पीछे जो भी फैक्टर थे कैसे थे वो अपनी जगह पे। खैर कहने का मतलब ये है कि अब उनको पीटीवी का चेयरमैन सर उनको लगा दिया गया बोर्ड का। तो यहाँ पे अतर मनीला साहब जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ अगर उनके पास पटिशन पेश हुई है तो उन्होंने कुछ इनसे रैशनल मांगी है, कुछ उन्होंने पटिशन पे सवाल और जवाब मांगे हैं
कि भाई साहब हमें बताए जाएं कि जो उम्र की जो कदगन लगती है 65 साल से आप ज़्यादा लोगों को नहीं लगा सकते। पहले अताउल्लाह कासमी साहब को आपने लगाया, बड़ा लंबा चौड़ा वहाँ पे आपको याद होगा उन्होंने किया था, तो आपने इनको कैसे लगाया है? अभी आमिर साहब से बात हो रही थी कि उनका जवाब ये दिया जाता है कि आपके 65 साल के बाद जो लोग होते हैं ऑनरेरी लगते हैं ना, अगर तनख्वाह नहीं ले रहे नहीं, उसमें डिस्क्रिप्शन तो खैर प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो उनका ये था कि ये जो रूल्स नॉर्मली अप्लाई होते हैं पेपरा के किस तरीके आ रहा है, वो ऑनरेरी हैं, वो सैलरी नहीं ले रही हैं। आपको याद होगा अरशद खान साहब थे जहाँ पे, बड़ा नाम था उनका अरशद खान साहब, नाराज़ हो गए थे हमसे, बड़े हमारे फ़ैन थे, वो कहते होते अगेन जिस पर हम स्टोरी करते हैं उसके बाद हमारा फ़ैन तो नहीं रहता वो उन्होंने कहा था जनाब कि मैं ऑनरेरी आ रहा हूँ और मैं कोई 1 रुपया नहीं लूँगा यहाँ से, इनको याद होगा। और एक दिन आमिर साहब मिनट्स का थद्दा लेके आ गए थे जिसमें उन्होंने खुद अपने बोर्ड की मीटिंग में बैठ के अपनी 18-20 लाख रुपए तनख्वाह और प्रिविलेज उन्होंने वहाँ पे किए थे। खैर अब जो पीटीवी में आए हैं उस पर बहुत सारी आते उन्होंने चेंजेस किए, मुझे समझ नहीं आ रही कि बोर्ड का चेयरमैन जो इतना पावरफुल हो गया है कि आपको एमडी का नाम आता है सर? मुझे नहीं पता। आपको आता है? नहीं। अच्छा अगेन ये नईम बुखारी साहब को तो पता है ना? यस। जिसका आपको पता होना चाहिए, जिसके एग्जेक्टिव पावर्स हैं, उसका नाम है आमिर मंजूर साहब हैं सर। यहाँ पे आईजी पुलिस थे, आपको याद आ जाएगा, उनका नाम चौधरी मंजूर साहब था मेरा, उनके साहबजादे हैं, ये बड़े बहर के फॉरेन क्वालिफाइड हैं। आपको आमिर मंजूर साहब कहीं नजर आते हैं? आजकल सारे का सारा कंट्रोल जो है वो नईम बुखारी साहब ने ले लिया। उन्होंने एक बड़ी मजे की बात, आते लोगों को हैर फायर किया, अगेन ये देखे बगैर के कौन हमारे काम का है, कोई कंपिटेंट लोग है, प्रोफेशनल लोग भी हैं ऑफ कोर्स, अगर उनको लिया गया है, रखा गया है। और सबसे बड़ा जो सर नोटिफिकेशन में देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिनको नौकरी से निकाला गया, वेरी बिग प्रोफेशनल लोग हैं, नाम है उनका प्रोफेशन में, ये कहा गया कि इनकी तनख्वाहें ज्यादा, जिसकी 3.5 लाख से ज्यादा तनख्वाह उनको निकाल दिया जाए, तो फिर हम सारे के सारे हमारी भी छुट्टी हो जानी चाहिए कि आपके मीडिया में सैलरीज जो हैं वो बेहतर हैं पहले की निस्बत। एक जरा विजन में उनका बताना चाहता हूं नईम बुखारी साहब के, सवाल और जवाब तो जो होते रहेंगे कि पीटीवी को वो कैसे चलाना चाहते हैं। और हमारे इमरान खान साहब ने कितना खूबसूरत एक बंदा, पढ़ा लिखा समझदार, मैं तो बड़ा खुश हुआ था, आपको याद हो मैंने इसी प्रोग्राम में तारीफ की थी। और ये मैंने उनका जब क्लिप सुना है ना आमिर साहब, तो मेरे ऊपर वो घड़ू क्या कहते हैं पानी पाट गया। मैं कि इस मुल्क को कुछ भी कर लेना सर, वो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा आता है ना माशाल्लाह, अपने साथ इस तरह की सोच लेके आता है। जरा ये मेरा क्लिप चलाएं कि वो पीटीवी को कैसे चलाना चाहते हैं। ये वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब 22 साल हमें सियासत समझाते रहे, इंच समझाते रहे, ऊंच समझाते रहे, फलाने ये कल सियासत में इमरान खान साहब के एक दिन में 4 इंटरव्यू चलते थे। इन सब लोगों ने इसको बीबीसी बनाना था सर, हम तो यही समझ बैठे थे। एक हमारे और भी दोस्त है, नाम नहीं लेता, मेरी फेंटी लग जाएगी। जब उन्होंने ज्वाइन किया, आमिर साहब नाराज नहीं होते, खुद उनके फेंटे लगाते होते हैं। उन्होंने ये फरमाया था जनाब के, जब उनसे पूछा गया भी आपने जाके एमडी क्यों लाग गया, उन्होंने कहा भाई साहब मैं इसको बीबीसी बनाऊं दूंगा, इतना बड़ा बोर्ड बनाऊंगा। मैं चुप के डर के मारे उन्होंने वो विजन एक खींचा, इसको यूं करेंगे, ऐसे करेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। अब 2 साल बाद जो हशर हुआ वो तो ये बताएंगे कि वहां पे क्या हुआ। तो अगेन सेम मैं यही थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि जब आपकी बारी लगी है तो आप कहते हैं कि पीटीवी पे सियासत डिस्कशन नहीं होगी, इमरान खान साहब की, उनकी पार्टी की, इनके लोगों की कोई कंडक्ट जो है ना, पॉलिटिकल कंडक्ट, उनके स्कैंडल, उनकी स्टोरीज, कोई हम किसी मुखालिफ को नहीं बुलाएंगे, कोई सहाफ़ी नहीं आएगा और कोई बैठ के यहाँ पे इसकी एवेल्युएशन नहीं होगी, टॉक शोज नहीं होंगे, ये महंगाई पे, करप्शन पे, स्कैंडल पे, वहाँ पे शेरो शायरी होगी, वहाँ पे ड्रामा होगा, वहाँ पे गपशप होगी, गॉसिप होगी, जुगते होंगी, इंटरव्यूज होंगे, सियासत नहीं होगी। और भाई साहब आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये तो मैं 22 साल यही समझाते रहे कि पाकिस्तान का हर शहरी अगर सियासत में एक्टिव हो जाए, लुटेरे ये डाकू चोर भाग जाएंगे। अपनी बारी लगी है तो आप कहते हैं 7 से 11 टीवी पे कोई शोज नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। क्यों? कि हमारा कंडक्ट जेरे का और रहेगा, हमारी एफिशिएंसी ये ना उसमें जेरे क्वेश्चन आएगी। तो बाकी आमिर साहब लास्ट वन मिनट है, मैं चाहूंगी आप हल्का सा कमेंट कर दें। ये माना जा सकता है कि हाँ ही सेड शी सेड नहीं हो सकता, इम्प्रूव किया जा सकता है न्यूज़ को, इंफरटेनमेंट भी उसमें डाली जा सकती है, लाइट न्यूज़ भी होती है, वो बिल्कुल कोई नहीं। मगर ये जो इन्होंने कहा है ना कि बीच में, जिससे तो इनको मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूँ कि पीटीवी का सिर्फ पीटीवी न्यूज़ नहीं है, उनके 5 अदद और भी चैनल है, एंटरटेनमेंट का उनका चैनल मौजूद है, आप उसके ऊपर होम उनका एक मौजूद है, उसके ऊपर भी चलाएं, इसमें भी लाएं, पर उसको खबर बनाएं, बिल्कुल लाइटन अप किया जा सकता है। पर ये कि सिर्फ नईम बुखारी साहब एक बहुत बड़े दानिश्वर आ गए हैं और वही ये फैसला करेंगे कि उनका ये विजन है, तो ये मैं कह रहा हूँ और भी लोगों से मशवरा कर लें, और भी लोग कुछ और ख्यालात भी रखते हों। नाज़रीन टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।